तो बच्चों, हमने लास्ट टाइम जो लास्ट टॉपिक कवर किया था वहाँ तक एक बार थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं. वी स्पोक अबाउट द आइडिया ऑफ क्लासिफिकेशन. हमने सिस्टमैटिक्स और क्लासिफिकेशन की बात की, जहाँ पर हमने क्या बोला कि डाइवर्सिटी यानी कि अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को हम स्टडी करते हैं. एंड वी ऑल्सो स्टडी देयर कंपेरेटिव एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स. कंपेरिजन मतलब उन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में उनकी प्रॉपर्टीज, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करना. और एवोल्यूशन यानी कि जिस तरह से वो इवॉल्व हुए फ्रॉम लोअर ऑर्गेनिजम्स टू हायर ऑर्गेनिजम्स. यस और नो? यस. नाउ उसके बाद हम लोग आए थे टैक्सोनॉमी पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने कहा था ये वर्ड है. टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय, द टर्म वाज गिवन बाय A.P. de Candolle, and it means that we classify organisms under a given set of rules. And this taxonomy plus nomenclature. nomenclature का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे क्या लिखा था अपन ने, नेमिंग. nomenclature का मतलब नाम देना. मतलब टैक्सोनॉमी में आप उनको क्लासीफाई करो, नॉमेनक्लेचर में उनको नाम दो. ये दोनों मिलाकर बनता है सिस्टमैटिक्स. एंड ईच कैटेगरी इज कॉल्ड व्हाट? बताओ सब लोग साथ में. ईच कैटेगरी इन टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड टैक्सॉन. वेरी गुड. ईच कैटेगरी इज कॉल्ड टैक्सॉन. और सीक्वेंस यानी कि उनको हम जब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखते हैं, उन टैक्सा को, प्लूरल क्या लिखा था मैंने, देखो यहाँ पे टैक्सा. जब उन सारे टैक्सा, उन सारी कैटेगरीज को हम एक सीक्वेंस में लिखते हैं, बड़े से छोटा, तो उसको हम बोलते हैं हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन. और हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने आप लोगों को याद करवाई थी. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. सभी लोग यस और नो? इसका मैंने शॉर्टकट एक ट्रिक भी दिया था, याद है सब लोगों को? Now, we had spoken about hierarchy. Okay. Now go to page number 6 of your state board textbook. सब लोग चलो जल्दी जल्दी अपनी स्टेट बोर्ड टेक्स्ट का पेज नंबर 6 पे चले जाओ. आगे सब लोग. Now there are certain important points that we are going to mark and we are going to write down also in our notes. Marking सिर्फ उन points की मैं आपको दे रहा हूँ जो आप मार्क कर लो, रीड कर लो, more than enough है. And we'll write down the more important ones. ओके. चलो, सिस्टमैटिक्स हमने ऑलरेडी देख लिया. बच्चों साथ में बोलते जाओ यस और नो. फर्स्ट पेज, पेज नंबर 6, फर्स्ट पेज ऑफ दैट चैप्टर, सेकेंड पैराग्राफ, सिस्टमैटिक्स का डेफिनेशन. उसको मार्क करके रखो, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. आर यू एबल टू हियर मी? मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? ओके. सो सिस्टमैटिक्स का डेफिनेशन, पेज नंबर 6 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, सेकेंड पैराग्राफ. ओके. उसके बाद टैक्सोनॉमी, वो भी हमने ऑलरेडी लिख दिया, A.P. de Candolle ने दिया था टर्म. ठीक है. उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखना. उसके बाद एक छोटा सा सेक्शन दिया है जिसमें है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है. इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत आसान है. टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट दिस मीन. पहले समझते फिर लिखेंगे. अब जैसे अगर आपके पूरे ग्रुप को क्लासिफाई करना है तो क्या मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही क्राइटेरिया है क्लासिफाई करने का? ऐसा है क्या लगता है आपको? अब जैसे आपकी पूरी बैच है, तो अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे को चलो कुछ 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है हाइट के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. तो मेरा क्राइटेरिया क्या हो गया? हाइट. तो जो लोग 5 फुट से नीचे हैं, ठीक है, बिलो 5 फीट, और दूसरे एक कैटेगरी में डाल दूंगा अबाव 5 फीट. बरोबर है. जिनकी हाइट 5 फुट से कम है, 5 फुट से ज़्यादा है, ऐसा मैंने डिवाइड कर दिया. फिर मैं बोलूँ अच्छा मार्क्स के हिसाब से आपको क्लासीफाई कर दिया, तो किसी को 80% है, किसी को 90% है, किसी को 95% है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ऐसा जेंडर के हिसाब से बॉयज और गर्ल्स में डिवाइड कर दिया. कहने का अर्थ ये है कि क्लासिफिकेशन करना है तो क्लासिफिकेशन बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग टाइप का हो सकता है. बोलो हाँ कि ना? है ना? मैं आपको जेंडर पे भी डिवाइड कर सकता हूँ, हाइट पे भी डिवाइड कर सकता हूँ,
नेम पे, रिलीजन पे, बहुत सारे ऐसे अलग अलग डिविजन्स हो सकते हैं अपने सोसाइटी में, होते ही है, सबके होते हैं, है ना। सो व्हेन यू से टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, बायोलॉजी में भी यू हैव डिफरेंट वेरियस क्राइटेरिया, वेरियस टाइप्स, जिसमें से सबसे पहला है, आपको फर्स्ट पेज पे फर्स्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ मिलेगा ऑन द बॉटम ऑफ द पेज, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। सबको मिला? देखो, चेक करो। आई वॉन्ट यू टू सी द लुक एट द स्पेलिंग्स एंड द डेफिनेशंस प्रॉपरली। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, ध्यान से देखना, स्पेलिंग और डेफिनेशंस पे ध्यान देना सब लोग। आप लोग की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो जाती है कभी कभार लिखते हुए, मैंने देखा है, तो उस पर ध्यान देना, ठीक है। और इसलिए मैं आपको बोला कि टेक्स्ट बुक सामने रखो, तो वर्ड अगर सपोज स्पेलिंग में कहीं गलती हो रही तो आप मैच कर सकते हो। वैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। So when I say artificial classification, what does it mean? Let's see. It is the classification based on observable and non-evolutionary features. अब ये आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये नॉन एवोल्यूशनरी फीचर क्या होता है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल, ये तो इजी है, ठीक है, एंड नॉन एवोल्यूशनरी। हमारे शरीर में कुछ ऐसे फीचर्स, हमारे मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं बच्चों, जो एवोल्यूशन की वजह से डेवलप नहीं हुए। बात समझ में आई? कुछ ऐसे फीचर, माइक, जिसका माइक ऑन है प्लीज बंद करो, जब मैं सवाल पूछूं तभी माइक ऑन करो और आंसर दो। पीछे डिस्टर्बेंस आ रहा है, माइक बंद करो बच्चों। सो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल बट नॉन एवोल्यूशनरी फीचर्स। लेट्स से ऐसा मैं कहूं कि हम लोग, हमारे पूर्वज, हमारे जो एंसेस्टर थे वो बंदर थे। अग्रीड बच्चों? माइक जिसका ऑन है प्लीज बंद करो। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक ध्यान से एक एग्जांपल को समझते हैं। मैंने नॉन एवोल्यूशनरी ये वर्ड यूज किया, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज क्या थे? हमारे एंसेस्टर्स मंकीज थे। क्या उनके पास टेल थी, पूंछ थी? बोलो हाँ कि ना, है ना? टेल थी, उनके पास पूंछ थी। तो अगर मैं ये कहूं कि हम यानी कि ह्यूमन बीइंग में लॉस ऑफ टेल ये एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक है। ये बात समझ में आई आप लोगों को कि जैसे जैसे हम लोग इवॉल्व हुए, हमारे में क्या कैरेक्टरिस्टिक दिखा? हमारे में लॉस ऑफ टेल दिखा। आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया कि एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक का मतलब वो होता है कि एवोल्यूशन होते होते जो क्वालिटी, जो कैरेक्टरिस्टिक हमारे शरीर में डेवलप हुई, उसको हम क्या बोलते हैं? एवोल्यूशनरी फीचर। तो जो ऐसा है जो एवोल्यूशन की वजह से नहीं हुआ, बंदर खाना खाते थे, तुम भी खाना खाते हो, इसका एवोल्यूशन से क्या लेना देना? सही बात है, बोलो हाँ कि ना। तुम्हारी पूंछ का एवोल्यूशन से लेना देना है, पर तुम्हारे खाने की हैबिट का एवोल्यूशन से लेना देना नहीं है। बात सही है ना? तो जिस हैबिट, जिस फीचर का एवोल्यूशन से कोई रिश्ता नाता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एवोल्यूशनरी फीचर। बोलो हाँ कि ना। और एक एग्जांपल देता हूं। अच्छा, मंकीज को टेल थी, ठीक है। क्या उनको ऊपर, शरीर के ऊपर घने बाल थे, फर जैसे? है ना? थे ना? डेंस हेयर, डेंस बॉडी हेयर। क्या हमारा बॉडी हेयर कम हुआ? है ना? अभी भी है कुछ लोग जिनको थोड़े बाल ज्यादा आते, जैसे अनिल कपूर हमारा हीरो लेकिन वो एक्सेप्शन है ना? वैसे नॉर्मली ह्यूमन बींग्स को बाल कम आते, ठीक है। तो लॉस ऑफ बॉडी हेयर
लॉस ऑफ बॉडी हेयर और रिडक्शन इन बॉडी हेयर बोल सकते हैं, ये भी एक एवोल्यूशनरी फीचर है। अभी एकदम क्लियर हो गया होगा बच्चों, है ना, एग्जांपल्स के हिसाब से मैं आपको। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन वो है जिसका एवोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, ये ऑब्जर्वेबल फीचर्स पे डिपेंड करती है। और ऑब्जर्वेबल फीचर्स में क्या क्या आता है, तो आप ये लिख के रखेंगे। ऑब्जर्वेबल फीचर्स में आते हैं उस क्रीचर के, उस ऑर्गेनिज्म के हैबिट्स और उसका कलर, उसका फॉर्म, एटसेट्रा। और एक एग्जांपल देता हूं, डॉग्स, सारे कुत्ते एक कॉमन फीचर लेके आते हैं कि उनके कनाइन शार्प होते। कनाइन पता है ये आप लोगों को? कनाइन दांत पता है? कनाइन्स पता है? शार्प वाला दांत, ये वाला, उसको बोलते हैं कनाइन। देखो ये जो वो वैम्पायर के नहीं होते, ड्रैक्यूला के, देखे होंगे पिक्चरों में, हाँ, उसको कैनाइन बोलते हैं। अब कैनाइन इज एक्चुअली द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड डॉग, एंड हर डॉग का एक कॉमन फीचर है, छोटा कुत्ता हो कि बड़ा कुत्ता हो, उसका कैनाइन शार्प होता है ताकि वो काट सके, मीट खा सके, काट सके। पर जब आपको मैं बोलूं कि अच्छा आपको कौन सा डॉग्स पता है? लैब्राडोर पता है सब लोगों को? लैब्राडोर डॉग होता है, पता है? हाँ। डॉबरमैन पता होगा, जर्मन शेपर्ड पता होगा। इन सबको अगर मैं देखकर, सिर्फ इनको बाहर से एक्सटर्नली देख के, इनके फीचर्स देख के आपको बताऊं कि इसको क्लासिफाई करो, ये अलग डॉग है जर्मन शेपर्ड, ये दूसरा वाला अलग डॉग है डॉबरमैन, ये वाला दूसरा अलग डॉग है लैब्राडोर, तो आप कर सकते हो। यानी कि वहां पे आप क्या देख रहे हो कि उसकी बॉडी की साइज कितनी है, उसका फॉर्म कैसा है, उसका कलर कैसा है, यही देख रहे हो ना। इसको आप लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेबल नॉन एवोल्यूशनरी फीचर्स। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ? तो इस सिस्टम को हमने क्या बोला? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, अगेन क्वाइट इंपॉर्टेंट, इजी वन, इज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या है? बोलो मेरे साथ साथ, क्या है सेकेंड वाला? नेचुरल क्लासिफिकेशन। अच्छा, एक या दो बच्चे ही बोल रहे, बाकी सब किधर गए? अल्फिया, अंजलि, मदिहा, हाँ, विपिन, जयसवार, बाकी सब बच्चे हैं ऑनलाइन कि गायब हो गए, भाग गए क्या? हो ना? तो हाँ, मुंह खोलो और बोलो, रिपीट करो साथ साथ। चल, अच्छा, सो नेचुरल क्लासिफिकेशन, ये इजी पार्ट है यार। बेंथम एंड हुकर नाम के दो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला कि ये ऑब्जेक्टिवली सिग्निफिकेंट है रादर देन मोर ऑफ कन्वीनियंस। अब ये टेक्स्ट बुक में इस भाषा में लिखा है, अजीब लगेगा। देखो क्या लिखा है, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिवली सिग्निफिकेंट, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिवली, फालतू, इनका ग्रामर ही गया हुआ है टेक्स्ट बुक वालों का ऐसा लिखा है, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिवली सिग्निफिकेंट रादर देन, फालतू। इजी तरीका देखो, नेचुरल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचुरली सिग्निफिकेंट फीचर्स, डबल एल है, नेचुरली सिग्निफिकेंट फीचर्स टू क्लासिफाई दी ऑर्गेनिज्म। आप बोलोगे सर ये क्या होता है नेचुरली सिग्निफिकेंट फीचर्स? मुझे बताओ, जिराफ आप देखते हो, जिराफ, तो आपको उसका सबसे सिग्निफिकेंट फीचर क्या समझ में आता है? लंबी गर्दन, टॉल, लॉन्ग नेक, करेक्ट है ना? सही बात है। जब आप ह्यूमन बीइंग सोचते हो तो एनिमल किंगडम में बाकी से अलग उसका क्या फीचर समझ में आता है आपको? ह्यूमन बीइंग, इंसान, दो पैर पे चलता है, वेरी गुड, है ना? बाकी जानवर चार पैर पे चल रहे हैं, हम लोग दो पैर पे चल रहे हैं। तो आपको पता है कि ये नेचुरली अकरिंग सिग्निफिकेंट फीचर है। आप तुरंत उसको देखकर बता सकते हो, हाँ सर ये इसका बेस्ट, सबसे मेन सिग्निफिकेंट फीचर है, बरोबर है। जरूरी नहीं कि एक ही हो, ऐसे बहुत सारे फीचर भी हो सकते। जैसे ह्यूमन बींग्स के केस में दो पैर पे चलते हैं, ये तो होता ही है,
प्लस हम ज़्यादा इंटेलिजेंट स्पीशीज भी हैं, हम बोल सकते हैं, ऐसा हमारे बहुत सारे फीचर्स है ना। सो उन फीचर्स के हिसाब से भी हम ये एक एग्जांपल दिया मैंने ह्यूमन बींग्स का, वैसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म के केस में हम उनको नेचुरली सिग्निफिकेंट फीचर्स के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, देन यू हैव फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब ये थोड़ा सा पेचीदा है, नया है। क्या है? फाइलोजेनेटिक। आई वॉन्ट एवरीबडी टू रिपीट दिस वर्ड विद मी। क्या बोला मैंने? फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक है ना। अब फाइलोजेनेटिक ना अपन टर्म्स में लिख देंगे, पहले टर्म्स में जाके लिख देंगे, है ना। तो फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनी है ना, इट इज प्रीवियस जनरेशन रिलेटेड टू what? प्रीवियस जनरेशंस। मतलब हम जब हमारे पूर्वजों के साथ कंपैरिजन करते हैं हमारे फीचर्स का, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्या बोलेंगे? फाइलोजेनेटिक। अच्छा, इसमें ना इसमें हाँ जी, हाँ, फाइलोजेनी विच मीन्स रिलेटेड टू प्रीवियस जनरेशंस। अच्छा, इसका एक ऑपोजिट वर्ड भी होता है बायोलॉजी में, पता है किसी को? सुना है? ऑन्टोजेनी। क्या बोलते हैं? ऑन्टोजेनी। इसका लॉजिकल मतलब क्या होगा बताओ? फाइलोजेनी अगर पुरानी जनरेशन के लिए, तो ऑन्टोजेनी आने वाली जनरेशन के लिए होगी। लॉजिकल बात है ना। तो ये छोटी सी चीज पे आप थोड़ा सा ध्यान देना, अगेन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा याद करना कि फाइलोजेनेटिक एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, अब देखो, तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं सर। मतलब अच्छा, एक और चीज इसमें ना, एक था मेरा स्टूडेंट पहले, बहुत पुराना, वो उसको पूछा कि फाइलोजेनी क्या होता है, तो मैंने क्या लिखा है? प्रीवियस जनरेशन, है ना। वो क्या बोला? पिछले जन्म उसको पूछा फाइलोजेनी क्या है, तो बोलता पिछले जन्म में हम क्या थे। वो मतलब भाई, पिछले जन्म से लेना देना नहीं है, आपके इसी जन्म के पूर्वजों से आपका कंपैरिजन, यानी आपके परदादा, उनके परदादा, मतलब आपके पुराने 10, 12, 15 पीढ़ी पीछे जाते 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 उनके साथ। हाँ, तो आपके जो एकदम पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स, है ना, फिर उसमें भी अगर आप पीछे जाते जाओगे तो कहीं ना कहीं फिर बंदर होंगे, पहले स्टोन एज मैन होंगे, फिर बंदर होंगे, फिर एटसेट्रा एटसेट्रा। आप कहीं से तो आए हो ना, विच मीन्स यू हैव टू कंपेयर योर सेल्फ विद अदर ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम विच यू मे हैव इवॉल्व्ड। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक। ऐसा नहीं कि मैं पिछले जन्म में क्या था तो ये स्टुपिडिटी मत करना, वैसी स्टुपिडिटी मत करना। तो फाइलोजेनेटिक का मतलब यू कंपेयर द फीचर्स with previous generations of the same organism, और ये मैं आपको सिंपल शब्दों में लिखवा रहा हूं, हाँ, और with other
सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। ये आसानी से समझ में आ गया, बोलो हाँ कि ना। एग्जाम्पल, कंपेयरिंग वुल्व्स एंड डॉग्स। भेड़िया, भेड़िया देखा आप लोगों ने, वुल्फ। तो अगर मुझे आज का डोमेस्टिक जो कुत्ता अपन घर पे पालते हैं, पालतू कुत्ता जिसको बोलते हैं, ठीक है, कैनिस फेमिलियारिस, मैंने नाम लिखवाया था, कैनिस फेमिलियारिस अगर डॉग है तो उसको मैं वुल्फ से कंपेयर करके चेक कर सकता हूं, क्योंकि भेड़िया जो है वो जंगली कुत्ते के जैसा ही दिखता है, बोलो हाँ कि ना। सेम वे कैन आई कंपेयर चीता विथ कैट, सेम वे आई कैन कंपेयर मंकी विथ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि इनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज है। ऐसा हो सकता है कि वो एक दूसरे से इवॉल्व हुए हो, या फिर ह्यूमन बीइंग्स में भी अलग अलग पीढ़ियों में अलग अलग फीचर दिखे हो। जैसे स्टोन एज मैन में अलग दिखता था और हम में फीचर अलग दिखते हैं। हो सकता है आगे जाके 300, 500, हजारों साल बाद ह्यूमन बीइंग्स भी थोड़ा कुछ अलग तरीके के दिखेंगे। बोलो बात समझ में आई हाँ कि ना, है ना? ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना बच्चों। थोड़े इसमें हाईफाई टर्म्स हैं, नो डाउट, फाइलोजेनी, ऑन्टोजेनी वगैरह वगैरह। तो अगर आपको ये सब हाईफाई लग रहा है तो प्लीज मुझे पूछो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सिंपल भाषा। तो अगर मैं वुल्व्स और डॉग्स को कंपेयर कर रहा हूं, या है ना, जिनका अब जैसे यहां पर फाइलोजेनेटिक में एक सेंटेंस दिया हुआ टेक्स्ट बुक में, क्या? कॉमन एवोल्यूशनरी डिसेंट। इसका मतलब वही कि वो ऑर्गेनिजम्स जो एवोल्यूशन में एक दूसरे से सिमिलर थे। और एक एग्जांपल, ब्रिलियंट एग्जांपल देता हूं, ध्यान देना। कंपेयरिंग डायनासोर्स विथ, वेरी गुड, यू कैन कंपेयर डायनासोर्स विथ क्रोकोडाइल्स, तो ठीक है, बट मेनली विथ लिजर्ड्स। यू विल फाइंड दिस वेरी शॉकिंग। आप लोगों को ये जानकर बहुत ही ताज्जुब होगा कि आज की तारीख में जो हमारे घर में छिपकली होती है, जिसको बायोलॉजिकली कैलोटिस कहते हैं, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको बाद में। लिजर्ड जो छिपकली होती है हमारे घर में, वो एक तरह की बोल सकते हैं मिनिएचर वर्जन ऑफ द डायनासोर है। डायनासोर जो हम पिक्चरों में देखते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, एक फनी बात पूछता हूं आप लोगों से। डायनासोर रियल होते थे कि काल्पनिक, फिक्शनल है? डायनासोर होते थे। अच्छा, ड्रैगन होते हैं? हाँ, ड्रैगन्स आर फिक्शनल। ड्रैगन जो है ना, ये काल्पनिक क्रीचर है, ये फिक्शनल है। ड्रैगन जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था कभी भी, ना कभी करता था, ना कभी करेगा, ठीक है। जो पिक्चरों में ड्रैगन दिखाते हैं ना, जिसके मुंह से आग फेंकता है, ठीक है, वो काल्पनिक है। मैंने देखा है कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को लगता है ड्रैगन तो सर डायनासोर ही है ना। नहीं, ड्रैगन और डायनासोर में जमीन आसमान का फर्क है। डायनासोर एक्चुअल में एग्जिस्ट करते थे एक टाइम पे, वो काल्पनिक नहीं थे, वो फिक्शनल नहीं थे। जबकि ड्रैगन्स जो है वो फिक्शनल कैरेक्टर है। हैरी पॉटर की पिक्चर में दिखाया है ड्रैगन, है ना। हैरी पॉटर, गेम ऑफ थ्रोन, सब जगह दिखाते हैं, पर वो फिक्शनल है, वो बनाया गया है। यूनिकॉर्न भी एग्जिस्ट नहीं करता, ड्रैगन भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये सब फिक्शनल है। ऐसा कोई जानवर कभी था ही नहीं, ठीक है। राइनोसेरोस नहीं, राइनोसेरोस अलग है बेटा, राइनोसेरोस अलग है। हाँ जी पोकेमोन का ड्रैगन ये अच्छा, पोकेमोन वाले भी बनाते हैं ड्रैगन। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूं, फिर उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा सिस्टम दिया? ये हमारे फेवरेट साइंटिस्ट जिनका नाम बार बार आते रहेगा, लीनियस ने दिया आर्टिफिशियल सिस्टम। बेंथम एंड हुकर, क्या नाम था? बेंथम एंड हुकर, इन्होंने दिया नेचुरल सिस्टम। और एंगलर एंड प्रेंटल,
क्या नाम था? एंगलर, ENGLER, ध्यान से देखना, एंगलर एंड प्रेंटल, PRANTLE, प्रेंटल, एंगलर एंड प्रेंटल ने दिया था फाइलोजेनेटिक सिस्टम। उनका कहना यह था कि क्लासिफाई करना है तो आर्टिफिशियल फीचर्स के हिसाब से भी कर सकते हो, नेचुरल फीचर के हिसाब से भी कर सकते हो, या उनके फाइलोजेनेटिक यानी कि उनकी पुरानी पीढ़ियों के साथ कंपेयर करके भी कर सकते हो। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, सब लोग। चलो ना, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। आप बोलोगे सर अभी टैक्सोनॉमी तो आपने बता दिया कि भाई एक पर्टिकुलर ऑर्डर में उन ऑर्गेनिजम्स को लिखना है। अब टैक्सोनॉमी में भी टाइप है। हाँ, अब टैक्सोनॉमी में क्या क्या टाइप है देखते हैं। चलो, तो पहले देखा टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, अब देखेंगे टाइप्स ऑफ, बोलो, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने सेंसस के बारे में पढ़ा है? किसी को पता है सेंसस क्या होता है? सेंसर नहीं रे, सेंसस, सेंसस शायद हिस्ट्री में, स्कूल में हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा मेनली सेंसस के बारे में। नहीं, जनगणना जिसको हिंदी में बोलते हैं जनगणना, पॉपुलेशन सेंसस, क्या होता है उसमें? आपके घर पे एक ऑफिसर आते हैं एक बुक लेके, डायरी लेके, हाँ आपके घर में कितने लोग रहते हैं, है ना, कितने भाई बहन है, सब पूछते हैं ना आपको। तो हाँ, तो वहां पर वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी सोसाइटी पूरी पॉपुलेशन को क्लासिफाई करते। कैसे कि अच्छा इंडिया में 100 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें से 40 करोड़ फीमेल हैं, 60 करोड़ मेल हैं, फिर उस 40 करोड़ फीमेल्स में से 25 साल के उम्र के नीचे इतने लोग हैं, 25 से 50 के बीच में इतने लोग हैं, 50 के ऊपर इतने लोग हैं। इन शॉर्ट वो लोग क्या कर रहे हैं, घूम फिर के वो क्लासिफाई कर रहे हैं पॉपुलेशन को। बोलो हाँ कि ना, है ना? अच्छा, नाम तो हम सब लोगों के पास है, मेरे पास मेरा नाम है डॉक्टर अंकित दुबे है, आपके पास आपका अपना अपना नाम है, तो नोमेनक्लेचर तो हमारा पहले ही हो चुका। अब सेंसस के वक्त गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमको कैटेगरी में डाल रही, क्लासिफाई कर रही है। अच्छा, ये मेल फीमेल में क्लासिफाई कर दिया, एज ग्रुप के हिसाब से क्लासिफाई कर दिया, अर्निंग नॉन अर्निंग के हिसाब से, ऐसे अलग अलग तरीके से उन्होंने हमको क्लासिफाई किया। वैसे यहाँ पर भी है टैक्सोनॉमी में भी फंडा वैसा ही है कि आप एक न्यूमेरिकल बेसिस पे भी आप क्लासिफाई कर सकते हो किसी चीज को। न्यूमेरिकल मतलब नंबर के हिसाब से, कितने हैं, कम है, ज्यादा है पॉपुलेशन, उसके हिसाब से। तो अपन पहली कैटेगरी जिसको बोलते हैं क्या, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। बात समझ में आई? यानी कि नंबर। सेकंड है कीमो टैक्सोनॉमी। क्या है सेकंड? बोलते जाओ मेरे साथ। हाँ, फर्स्ट वाला है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। द सेकंड वन इज कीमो टैक्सोनॉमी। द थर्ड वन इज आवर फेवरेट, अगेन वापिस आ गया, फाइलोजेनी। तीसरा क्या है? फाइलोजेनी। फाइजा नहीं, क्या फिर से बोल, फाइलोजेनी। हाँ फाइलोजेनी, ठीक है, ओके, एक सेकेंड। सही। चौथा है क्लैडोग्राम।
बोलो क्या है फोर्थ वन? क्लैडोग्राम, CLADO, क्लैडोग्राम. एंड लास्ट इज DNA बारकोडिंग. ठीक है ना? या DNA बारकोडिंग. हाँ, वेरी गुड. अब देखो फंडा समझो जरा. व्हेन आई से टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एक टाइप है, कीमो टैक्सोनॉमी एक टाइप है, फाइलोजेनेटिक टैक्सोनॉमी एक टाइप है. क्लैडोग्राम एंड DNA बारकोडिंग वी कैन से आर बेसिकली मेथड्स टू हेल्प इन क्लासिफिकेशन और हेल्प इन टैक्सोनॉमी. तो उसको भी हमने उसमें ही इंक्लूड किया हुआ है. ठीक है, अब हर एक को जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो न्यूमेरिकल तो मैंने आपको बता दिया कि भाई न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होती है. चलो देखते हैं. स्केल भी दिख रहा है क्या? हाँ. सो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इन शॉर्ट, एकदम सिंपल भाषा में अपन लिखेंगे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होती है. So it is quantification of characters. क्या है बोलो? When I say quantification, what does it mean? कि उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं बोल रहा हूं मैं, क्वांटिटी यानी कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं और पॉपुलेशन में से कितने ऑर्गेनिज्म में वो नंबर दिख रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वांटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर्स बोलेंगे. एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, जैसा अभी मैंने एक आइडिया दिया आपको, एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था कि ह्यूमन बींग्स में अगर मुझे ये बोलना है कि भाई क्वांटिफिकेशन, ठीक है, मैं बोलूँ कि मेल और फीमेल, तो क्या करोगे आप? काउंट करोगे कि 100 लोगों में से 55 मेल है, 45 फीमेल. तो आपने क्या किया? आपने क्वांटिटी बताई किस कैरेक्टर की? मेल होने का कैरेक्टर और फीमेल होने का कैरेक्टर. बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना, है ना? तो आपने वहां पे सिर्फ क्वांटिटी बताई, तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. सिंपल. ठीक है, तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का मतलब क्वांटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर्स. बच्चों मैंने क्या कहा कि प्लीज माइक को ना थोड़ा कंट्रोल करके रखो, क्योंकि बाकी सबको डिस्टर्ब होते रहेगा. हाँ, अच्छा, उसके बाद आता है कीमो टैक्सोनॉमी. तो ये तो आसान है यार, कीमो टैक्सोनॉमी. देखो, अच्छा टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है देखो फिर से, वो मार्क करना है आपको. पहला 4 लाइन, पेज नंबर 7, फर्स्ट पैराग्राफ, पहली 4 लाइन देखो क्या लिखा है. It is based on similarities and differences of structure of certain compounds present in the organism being classified. गया सर के ऊपर से गया. सच बोलना कि समझ में आया कुछ नहीं समझा ना? अब मैं समझाता हूं. देखो इजी है, टेक्स्ट बुक की भाषा ना थोड़ी सी ऊपर नीचे. देखो हम फंडा क्या समझते हैं. देखो जैसे एक बात बताओ, आप ह्यूमन न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ रहे हो ना, जूलॉजी में आपने बताया. ठीक है, तो उसमें आप ये पढ़ रहे हो कि ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन की बात करें तो हम क्या क्या खाते हैं? हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, यानी कि ग्लूकोज. कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि हम क्या खाते हैं? ग्लूकोज खाते हैं एनर्जी के लिए. हाँ कि ना? बचपन से मैं भी पार्ले जी खा रहा हूँ. मैं छोटा था ना तब से फिक्स था मेरा, वो एक 4 रुपए का पैकेट आता ना पार्ले जी का, वो और चाय. अब अपन चल रहे उस पे. पार्ले जी में जी माने जीनियस नहीं होता, जी माने ग्लूकोज होता है. ठीक है, वो एडवर्टाइज में बताते ना पार्ले जी माने जीनियस, वो जीनियस नहीं ग्लूकोज है. तो टेक्निकली देखा जाए तो वो ग्लूकोज बिस्किट है. अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान देना. आपके शरीर में जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मूला क्या है ये बताओ. C6H12
वेरी गुड, C6H12O6, बहुत ही अच्छे। तो ये कहने का अर्थ ये है कि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मूला है C6H12O6। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि चूहे के शरीर में, रैट के बॉडी में भी ग्लूकोज है। जैसे आपको न्यूट्रिशन की जरूरत है, उसको भी बेचारे को न्यूट्रिशन की जरूरत है यार। आप पार्ले जी रखोगे तो आप खा सकते हो, चूहा भी खा सकता है, सही बात है, ठीक है। तो उसके शरीर में जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मूला क्या है? हाँ, यही तो बात है, उसके बॉडी में भी जो ग्लूकोज है उसका भी फॉर्मूला सेम है यार। इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग एज एन ऑर्गेनिज्म एनिमल किंगडम में और रैट्स एज एन ऑर्गेनिज्म एनिमल किंगडम में, इनके बीच में केमिकल लेवल पर कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी मिली। बोलो हाँ कि ना? ये गया दिमाग में, भेजे में गया कि बाउंसर गया? ये गया ना भेजे में। अच्छा, मैंने रैट तो बहुत बड़ा एग्जांपल ले लिया। आप बैक्टीरिया के बॉडी में भी ग्लूकोज देखोगे तो ग्लूकोज बदलने वाला है क्या? नहीं, ग्लूकोज तो ग्लूकोज ही रहेगा। भले वो आपके मतलब सबसे कॉम्प्लेक्स, हम ह्यूमन बीइंग सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज हो या बैक्टीरिया के बॉडी में ग्लूकोज हो, ग्लूकोज तो ग्लूकोज ही रहेगा ना, मतलब C6H12O6 ही रहेगा। ऑक्सीजन हम सांस ले तो भी O2 है और कुत्ता सांस ले तो भी O2 ही है। क्या हमारे और उसमें फर्क है? नहीं। तो यानी कि केमिकल कॉम्पोजिशन ऑर्गेनिजम्स का सेम होगा, ये बात यहां से समझ में आ गई। सो देयर इज सिमिलैरिटी इन द केमिकल्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स, है ना? So there is similarity in the presence in chemicals present in the organisms. करेक्ट है, ये समझ में आ गया। फाइलोजेनी तो आप सभी लोगों को पता चल ही गया कि वापस बताओ क्या था फाइलोजेनी? बताओ, आप लोग बताओ क्या था फाइलोजेनी बच्चों? कंपेयरिंग फीचर्स विद प्रीवियस जनरेशन। वेरी गुड, है ना? विद ओल्ड जनरेशन बोलो, ओल्डर जनरेशन बोल लो, प्रीवियस जनरेशन बोल लो, एक ही बात है ना? जैसे हमारे फीचर्स को कंपेयर करना विद द स्टोन एज मैन एंड विद मंकीज एंड एप्स। एप्स समझते हो ना? जिसको पूंछ नहीं थी वो एप थे, है ना? दो टाइप के मंकी होते हैं, ये भी पब्लिक को नहीं पता होता। एक पूंछ वाला बंदर होता है, बिना पूंछ वाला बंदर होता है। गोरिल्ला को पूंछ नहीं होती, गोरिल्ला, ओरांगुटान, चिंपैंजी, ये इनको पूंछ नहीं, टेल नहीं होती, है ना? न्यू वर्ल्ड मंकीज और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज दो अलग अलग हुआ करते थे पहले, वो मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को एवोल्यूशन चैप्टर। खैर, सो ये हो गया कीमो, फाइलो और आपका पहला वाला, दैट इज न्यूमेरिकल। अब आते हैं क्लैडोग्राम पे। देखो क्या लिखा है। क्लैडोग्राम इज अ टिपिकल ब्रांचिंग पैटर्न। बोलो सर ये ब्रांचिंग पैटर्न मतलब? अगेन सिंप्लीफाइड वर्जन है। हाँ, तो क्लैडोग्राम इज क्लासिफाइंग in a branching pattern, in a branching pattern। तो आप बोलोगे सर ये ब्रांचिंग पैटर्न का मतलब समझ में नहीं आया, तो मैं आपको समझाता हूँ। हमने याद है थोड़ी देर पिछले नहीं एक या दो लेक्चर पहले ये क्लासिफिकेशन लिखा था ऑर्गेनिजम्स को मोनेरा, प्रोटिस्टा, 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था, याद है? फंगाई, प्लांटे और लास्ट वाला क्या था? एनिमेलिया। तो यहां पर मैंने ऐसा इसको ब्रांचिंग सिस्टम में क्लासिफाई किया ना, यानी कि एक स्टार्टिंग कॉमन से फिर अलग अलग ब्रांचेस निकाले, करेक्ट? इसको हम कहते हैं क्लैडोग्राम। क्या कहते हैं? क्लैडोग्राम। तो आप अच्छा
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने एक ये किया रहेगा, आपको बता दो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू की तो आप लोगों ने ऐसा पढ़ा रहेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ओपन एलिफैटिक, ओपन चेन और क्लोज चेन, ऐसा पढ़ा रहेगा, है ना। फिर आप ओपन चेन को फर्दर क्लासिफाई करते हो, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, है ना। इसमें एल्केन आता है, इसमें एल्कीन, एल्काइन आता है। फिर आप इसको क्लोज चेन को फर्दर क्लासिफाई करते थे, होमो, फिर हेट्रो, है ना, एलिसाइक्लिक, फिर एरोमेटिक, फिर एरोमेटिक को आप बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड, ऐसा ही करते हो ना। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, क्लैडोग्राम ही बोलेंगे। सिंपल हो गया, अब याद रह जाएगा, कोई टेंशन नहीं, है ना। तो ब्रांचिंग पैटर्न में क्लासिफाई करना चीजों को, तो ज्यादा करके हम लोग यही यूज करते हैं ना। अभी तक हम उसको टेबल बोलते थे, हमको क्लैडोग्राम ये शब्द नहीं पता होगा आप लोगों को, आज पता चला, नया कुछ सीखने मिला आज। बचपन से हम लोग टेबल बना रहे, लेकिन उसको बोलते थे क्लासिफिकेशन टेबल। अब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्लैडोग्राम बोलेंगे। हाँ, लेकिन बाकी सब सब्जेक्ट, ये बायोलॉजी में है, बाकी सब सब्जेक्ट में जाके शो ऑफ नहीं करना, दूसरी टीचर्स को, सबको परेशान मत करना। अरे मैडम क्लैडोग्राम बनाओ ना। तो केमिस्ट्री और मैथ्स वाले टीचर सोचेंगे अरे क्लैडोग्राम क्या होता है यार। वो बायो का टर्म है बेटा, ठीक है, उसको क्लैडोग्राम कहते हैं। ओके, चल, उसके बाद लास्ट आखिरी है डीएनए बारकोडिंग। इट्स अ न्यू मेथड, इट्स काफी नया है ये। इसमें क्या होता है, डीएनए सीक्वेंस को स्टडी किया जाता है। ये आप लोगों को थोड़ा नया लगेगा, अभी समझ में नहीं आएगा, ये इवेंचुअली जब हम लोग जेनेटिक का पार्ट पढ़ेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो आप ऐसा सिंपल शब्दों में लिख सकते हो, स्टडी ऑफ डीएनए सीक्वेंस। क्या लिखोगे, स्टडी ऑफ डीएनए सीक्वेंस। अभी डीएनए क्या होता है भाई, किसी को पता है डीएनए क्या होता है? वेरी गुड, वाओ, वेरी नाइस। सो हमारा जेनेटिक मटेरियल, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो है डीएनए, दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या करता है, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, मतलब सॉरी, आरएनए भी होता है, बट आरएनए नॉन जेनेटिक होता है हमारे शरीर में बेटा। मैं आपको बताता हूँ जेनेटिक। अच्छा चलो, अब आपने आरएनए पूछ ही लिया है तो आरएनए भी बता ही दूंगा, है ना। नहीं तो क्या भरोसा तुम लोग का, तुम लोग बाहर जाके बोलोगे सर को आता ही नहीं, ऐसा बोलते होगे, क्या बता। आजकल के मेरी मम्मी मेरे को ऐसे बोलती है, आजकल के बच्चे, मतलब मैं बुढ़ा होने आया क्या आजकल का बच्चा। तो मैं वही डायलॉग बच्चों को मारता हूँ फिर। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये तो ठीक है। आरएनए पूछा किसी बच्चे ने, वो भी बता दूं। इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ठीक है, देखो ऐसा होता है। आपके सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स दो टाइप के होते हैं। किसी के पीछे बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रही, प्लीज माइक बंद कर दो। न्यूक्लिक एसिड, हाँ, विवेक दुबे जी काहे नाम खराब करता हमार, बंद कर दो माइक। अरे माइकवा बंद करो भाई, चलो। हाँ, मैं भोजपुरी बोलता तो बच्चे थोड़े से सरप्राइज हो जाते। अच्छा देखो, डीएनए इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, दोनों न्यूक्लिक एसिड ही है, ठीक है, और आरएनए है राइबो न्यूक्लिक एसिड। फंडा क्या है, हमारे केस में, यानी कि ह्यूमन बींग्स के केस में जो आरएनए होता है ना बच्चों,
ये नॉन जेनेटिक होता है, यानी कि ये कोई जेनेटिक रोल परफॉर्म नहीं कर रहा। और हमारे केस में डीएनए जो है ये कैसा होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, ये आप नोट से एक अलग से एक एज अ नोट लिख देंगे ये। ठीक है, इसका अभी फिलहाल के टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, बट आगे काम आएगा। तो आरएनए जो है वो नॉन जेनेटिक होता है, डीएनए जो है वो जेनेटिक होता है। और आखिरी चीज कि जेनेटिक का मतलब क्या है, जेनेटिक इस शब्द का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? करेक्ट, ये पीढ़ी दर पीढ़ी यानी जनरेशन टू जनरेशन चलते रहता है। एंड इट डिसाइड्स आवर बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। अगेन, जब मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, मैं चरित्र की बात नहीं कर, कोई इंसान कैरेक्टर अच्छा होता है वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, चरित्र वाली नहीं। कैरेक्टरिस्टिक यानी कि अब फॉर एग्जांपल आपकी आंख का कलर क्या होगा, आपके बालों का कलर क्या होगा, बाल कर्ली होंगे कि स्ट्रेट होंगे, स्किन गोरी होगी कि सांवली होगी, है ना, आपकी हाइट छोटी होगी कि लंबी होगी, ये सारे आपके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। क्या होते हैं? बॉडी कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली। ठीक है, तो वो कौन डिसाइड करता है? डीएनए डिसाइड करता है। ठीक है, तो जैसे अब मेरे फादर और मदर दोनों हाइट में छोटे, तो मैं भी हाइट में छोटा रहूंगा। अभिषेक बच्चन है ना, अमिताभ का बेटा, तो उसको हाइट मिली पापा से। तो ये लॉजिक है जेनेटिक्स का। इसके बारे में और इन डेप्थ हम लोग बाद में बात करेंगे। चलो फटाफट टैक्सोनॉमी के टाइप्स भी खत्म कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो जल्दी। और कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो। सबको आ गया? सब कुछ समझ में? बोलो हाँ कि ना। सॉरी, ओके, ये वाला, इसका भी आप स्क्रीनशॉट। हाँ जी हाँ जी, वो लास्ट टाइम रह गया था, आई एम सॉरी। ओके गुड। सो हमारा हो गया टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, हमारा हो गया टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। अब हम लोग जाते हैं अगली चीज पे, दैट इज योर टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जो है बुक में वो ऑलरेडी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देखो टैक्सॉन, पेज नंबर 7, लास्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 7 का आखिरी पैराग्राफ मिला सबको? चेक करो। टैक्सॉन क्या है? इट इज एनी रैंक और एनी ग्रुप इन द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना? ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 8 पे एक टेबल मिलेगा आपको, जो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मैं आपको ऐड करवा रहा हूं। ये कौन है? अभी ज्वाइन हो रहा है। सुनीता साहू, अभी 12 बजे। तो आप अभी क्यों ज्वाइन हुए? अच्छा, यू गॉट डिस्कनेक्ट। ओके ओके, कोई बात कोई बात। अच्छा, इसमें देखना बच्चों, थोड़ी कुछ एक एक्स्ट्रा चीज आपको अभी सीखने मिलेगी, ध्यान देना इस पे। हमने ऑलरेडी एक बेसिक जो है हायरार्की लिख ली है। क्या थी हमारी बेसिक हायरार्की? देखो, अब आप सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, ये मैं लिखते जाऊंगा, आप बोलते जाएंगे। सबसे पहले क्या था? किंगडम, फिर फाइलम, है ना, फिर की प्लेसिंग केक था ना, मतलब क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। फैमिली, जीनस और स्पीशीज। नोट करना, मैं स्पीशीज को हमेशा स्मॉल में लिखूंगा, ये चीज नोट करते रहना। स्पीशीज का एस मैं स्मॉल में लिखूंगा, ये आपको याद दिलाने के लिए। अच्छा, ये तो मेन क्लासिफिकेशन था, मेन हायरार्की थी, ये हमको मालूम है। और आपके लेवल पे, अगर 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के साइंस के लेवल पे बात करूं तो इतना बहुत है। पर कुछ एक्स्ट्रा एक दो जगह पे आपको ऐसे अलग चीजें मिलेंगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि फाइलम के साथ साथ पेज नंबर 8 पे देखो, आपको दिया हुआ है डिवीजन। मिला सबको? फाइलम के साथ में उस टेबल में मिलेगा आपको डिवीजन। तो फंडा क्या है? फंडा बड़ा सिंपल है, ध्यान देना कि फाइलम
है एनिमल किंगडम के लिए। फाइलम किसके लिए बच्चों? फाइलम किसके लिए है? एनिमल किंगडम के लिए। तो डिवीजन है प्लांट किंगडम के लिए। बस इजी। यानी कि जब आप एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन लिख रहे हो तो आप लिखोगे किंगडम फिर फाइलम। जब आप प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन लिख रहे हो तो आप लिखोगे किंगडम फिर क्या? किंगडम के बाद क्या लिखोगे गधों? बोलो। डिवीजन। वेरी गुड, है ना? तो ये तो एक सिंपल चीज हो गई भाई कि अगर आप एनिमल किंगडम लिख रहे हो तो किंगडम के बाद फाइलम आता है, और अगर आप प्लांट किंगडम लिख रहे हो तो किंगडम के बाद डिवीजन आता है। क्लियर? यहाँ पे वीडियो नहीं अभी बरोबर आ रहा है। हाँ, वीडियो लैग नहीं हो रहा ना? ठीक है, नेट थोड़ा स्लो है ना आज। अच्छा, उसके बाद आता है एक चीज यहाँ पर मिसिंग है बुक में, वो भी मैं बता ही देता हूँ साथ साथ। किंगडम के बाद कई बार आपको मिलेगा किंगडम के नीचे सब किंगडम। किंगडम के नीचे क्या मिलेगा? सब किंगडम। ये अगेन हर जगह नहीं है। जो मेन वाले वो तो मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिए, बाकी चिंता नहीं करनी है। जो मैंने ब्लू में बॉक्स किए हुए ना, यही मेन है सारे, इतने ही आपको याद रखने। बाकी सब ऑप्शनल है, मैं आपको मतलब उनका समझा देता हूँ, पर वो मेजॉरिटी केसेस में वो देखने नहीं मिलेगा, तो उसके ऊपर ज़्यादा दिमाग और टाइम खर्च नहीं करना, वेस्ट नहीं करना। ठीक है? अच्छा, किंगडम के बाद कई केसेस में सब किंगडम मिलेगा। क्लास के बाद वैसे ही, क्लास के बाद बहुत सारे केसेस में क्या मिलेगा आपको बताओ? सब क्लास। अगर क्लास बहुत बड़ा है तो सब क्लास भी मिलता है। सब क्लास के बाद बहुत जगह पे आपको मिलता है सीरीज। क्लास, सब क्लास, सीरीज, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इस तरह से। इसका क्या मतलब कि कुछ केसेस ऐसे मिलेंगे आपको क्लासिफिकेशन के जहां पर क्लास के बाद सब क्लास और सीरीज भी इंक्लूड होगा इन द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या ये हर केस में होने वाला है? बिल्कुल नहीं। ऐसा हर केस में बिल्कुल नहीं होने वाला। ऐसा कुछ रेयर केसेस में होगा। आपके सिलेबस में ऑनेस्टली ज़्यादा ये नहीं है। अब जैसे स्पीशीज़ के बाद में फिर वेरिएंट या वैरायटी भी आता है। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो आपको याद है, आप ह्यूमन बीइंग को क्या नाम से जानते हो बायोलॉजिकली? होमो। हम लोग होमो सेपियन लिखते हैं कि होमो सेपियन लिखते हैं? दो बार की एक बार? एक्चुअली हम लोग दो बार लिखते हैं बच्चों। देखा जाए आप लोगों को होमो सेपियंस पढ़ाया गया है, नो डाउट, ठीक है, पर एक्चुअली यू आर सपोज टू राइट होमो सेपियन। मतलब स्पीशीज के बाद भी और एक सेपियन आया, दूसरा सेपियन भी आया ना, तो वो स्पीशीज के बाद सब स्पीशीज या वैरायटी भी बोला जाता है। बहुत सारे केसेस में आपको ऐसा मिलता है। ठीक है? खैर, जैसा मैंने कहा वो सब अनयूजुअल क्लासिफिकेशन है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो। चलो जल्दी जल्दी। है ना? अब आते हैं हम लोग स्पीशीज पे। अब बोलोगे सर स्पीशीज पे डायरेक्ट किंगडम पे नहीं जा रहे हो, आप सीधा स्पीशीज पे जंप मार रहे हो। तो आप नोटिस करेंगे कि इन सब में सबसे छोटा कौन है? स्पीशीज। करेक्ट? किंगडम सबसे बड़ा होगा, फिर उसके अंदर आता है फाइलम, फिर उसके अंदर आता है क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। करेक्ट? यस और नो? तो सबसे छोटा यूनिट, सबसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हो जाता है स्पीशीज। तो इसलिए हम लोग स्पीशीज के बारे में ज्यादा इन डिटेल बात करेंगे आज। ठीक है?
अब स्पीशीज के बारे में आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 8 के फर्स्ट पैराग्राफ में एक लाइन लिखी हुई है, ध्यान से पढ़ना। चलो लेट्स सी। दुबे जी, स्पीशीज की पहली लाइन जोर से पढ़ो जरा। स्पीशीज के बारे में फर्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है, पढ़ो जरा जोर से। Who is there online? Let's see. गुप्ता कहाँ गया? अभिषेक गुप्ता, स्पीशीज के बारे में क्या लिखा है, पढ़ो। घनश्याम, स्पीशीज की पहली लाइन पढ़ बेटा जोर से। पेज नंबर 8 फर्स्ट पैराग्राफ। कंसिडर्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। हाँ, अब डेफिनेशन देखो जरा, स्पीशीज का डेफिनेशन देखो क्या लिखा है, उसके आगे पढ़ो, डेफिनेशन लिखा हुआ है, क्या पढ़ो। It is a group of organisms, है ना, it is a group of organisms that can interbreed. What do you mean by the word interbreed? बताओ। interbreeding, interbreed, breed का मतलब, the word breed means, चलो बताओ, ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, गधों, बताओ। और ये मेरी आदत है ऐसा, मैं बच्चों को गधों ऐसा बोलता हूँ, तुम लोग दिल पे मत लगाओ। मैं ऐसे गधों बोल देता हूँ तो दिल पे मत लगाना, गाली वाली मत देना मेरे को। हाँ, मेरी आदत है, मैं ऐसे बोलते रहता हूँ। अच्छा देखो, तो ब्रीड यानी कि टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। ब्रीड करना यानी कि नए ऑफस्प्रिंग बनाना, ठीक है ना। ऑफस्प्रिंग क्या होता है ये तो मैं बता चुका हूं ना। ऑफस्प्रिंग क्या होता है, नया जनरेशन, उसको अपन बोलते हैं ऑफस्प्रिंग, है ना, न्यू जनरेशन, ठीक है। हाँ, बेसिकली बच्चा, ठीक है। तो ब्रीड करना यानी कि नया जनरेशन बनाना। अच्छा, इंटरब्रीड, आपस में एक दूसरे के साथ ब्रीड जो कर सकता है उसको एक स्पीशीज बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना क्या बोला। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड अंडर नेचुरल कंडीशंस, काफी इंपॉर्टेंट, अंडर नेचुरल कंडीशंस टू प्रोड्यूस फर्टाइल, सिर्फ ऑफस्प्रिंग नहीं रे बाबा, क्या, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अब आप बोलोगे सर फर्टाइल का मतलब क्या, फर्टाइल इज ऑपोजिट ऑफ स्टेराइल। स्टेराइल क्या था, एग्जैक्टली जिसको बच्चे नहीं हो सकते उसको अपन स्टेराइल बोलते हैं, यानी जो गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो फर्टाइल इज ऑपोजिट ऑफ स्टेराइल। अब आपको समझ में आएगा, देखना ध्यान से, बहुत बहुत प्यारा मीनिंग है इस पूरे, हर एक वर्ड का अच्छा मीनिंग है इसमें। क्या देखते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हम लोग स्पीशीज कब बोलेंगे, किसी को स्पीशीज कब बोलेंगे, जैसे मैं बोल सकता हूं ह्यूमन बींग, सारे ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू वन कॉमन स्पीशीज दैट इज सेपियन। बोलो हाँ कि ना, लॉजिकल बात है। क्यों, क्योंकि एक ह्यूमन बींग दूसरे ह्यूमन बींग के साथ मेट कर सकता है। अब इसमें भी ना दिमाग में बच्चों के अजीब ख्याल आता है, सर हर ह्यूमन एक दूसरे से मेट कर सकता है क्या, नहीं, ऑब्वियसली मेल और फीमेल, ये तो कॉमन सेंस की बात है, इट हैज टू बी ऑपोजिट जेंडर। बट कोई भी ह्यूमन बींग किसी भी ह्यूमन बींग के साथ मेट करके ऑफस्प्रिंग क्रिएट कर सकता है, अनलेस उनको कोई बीमारी हो
जिसकी वजह से गैमेट नहीं प्रोड्यूस हो रहा, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। मैं नॉर्मल नेचुरल नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, नेचुरल कंडीशंस। अब सवाल ये है, देखो ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल अगर मिले तो दे कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, बोलो हाँ कि ना? ठीक है, तो दे कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अगेन एज आई सेड, मैं नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहा हूँ। इसमें ऐसे सवाल आते हैं बच्चों के दिमाग, सर व्हाट हैपेंस इफ दे कांट प्रोड्यूस? हाँ, इफ दे कांट प्रोड्यूस इट इज abnormal, इट इज दे हैव अ कंडीशन। अच्छा, हाँ, सेम मेल हॉर्स प्लस फीमेल हॉर्स, मेल हॉर्स प्लस फीमेल हॉर्स को क्या बोलते हैं वैसे बाय द वे इंग्लिश में? फीमेल हॉर्स को बोलते हैं मैर, MARE, मैर। अगेन ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाएगा। समझ में आया? मतलब घोड़े को एक स्पीशीज में डाल दो, सारे घोड़े एक स्पीशीज में आ गए, सारे ह्यूमंस एक स्पीशीज में आ गए, बरोबर है? अब आता है, अब इसको इंटरेस्टिंग बनाऊंगा मैं। देखो डॉग्स में आपको कोई छोटा कुत्ता पता है? सबको छोटा कुत्ता पता है, पग पता है? पग, अरे पपी मतलब एनी स्मॉल डॉग रही, छोटा मतलब हाँ, वो वोडाफोन की एड में आता था ना कुत्ता छोटा वाला। हाँ 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 हाँ। सो इमेजिन करो पग, इमेजिन करो पग, अ टाइप ऑफ डॉग, ठीक है? मेल आपका पग है और फीमेल है जर्मन शेपर्ड। क्या इन दोनों का मेटिंग पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो क्या ये दोनों एक स्पीशीज हो सकते हैं? हाँ, नहीं हो सकता भाई मेरे, वही तो मैं कह रहा हूं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों की साइज में इतना फर्क है। और जर्मन शेपर्ड इज ह्यूज, ह्यूमंगस, भेड़िए जितना बड़ा कुत्ता होता है, और पग होता है इतना सा। बात समझ में आ रही है कि भले ही दोनों डॉग्स हैं, दोनों अलग अलग स्पीशीज है। कैसे डिसाइड किया हमने कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ब्रीडिंग यानी कि इंटरब्रीड नहीं कर सकते? अब ये किसने पूछा था हो सकता है? किसने बोला था? किसने बोला था हो सकता है? कौन से स्टूडेंट ने बोला कि हाँ हो सकता है सर ये? हाँ, घनश्याम ने बोला ऐसा हो सकता है। चलो मान लेते एक मिनट के लिए कि इसकी बात सही है, मान लेते हैं। हाँ हाँ, नहीं वही मैं कह रहा हूं, हाइपोथेटिकली चलो मान लेते हैं, एक समझते क्या फंडा है। एक सेकंड के लिए अगर हम लोग ये मान लें कि चलो किसी तरह से पॉसिबल हो भी गया कि पग और जर्मन शेपर्ड आज हो गए मेट, चलो हो गया, किसी तरह से हो गया, तो क्या वो नेचुरल कहलाएगा? हाँ, तो अंडर नेचुरल कंडीशंस तो वो नहीं होने वाला ना। आपको बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? तो पहली बात तो दे शुड बी एबल टू इंटरब्रीड, पहली बात। अच्छा, दूसरा वो नेचुरल भी होना चाहिए। अच्छा, अगर वो नेचुरल नहीं है, जबरदस्ती ब्रीडिंग हो भी गई गलती से, तो जबरदस्ती ब्रीडिंग हो भी गई, गलती से हो भी गई, तो भी उनकी ऑफस्प्रिंग फर्टाइल नहीं होगी। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, बोलो हाँ कि ना, कि जो हाइब्रिड होता है यानी कि अलग अलग स्पीशीज से बनता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल क्या दिया था, याद दिलाओ मुझे, मैंने क्या एग्जांपल दिया था? घोड़े और गधे का एग्जांपल दिया था, याद है? डोंकी और हॉर्स का एग्जांपल दिया था म्यूल बनाने के लिए। हाँ, तो डोंकी, हाँ, और हॉर्स, क्या ये नेचुरल है? नहीं, तो इसलिए डोंकी और हॉर्स अलग अलग स्पीशीज है ना। अब इसमें मैं आपको सबसे बेहतरीन एग्जांपल देता हूं, सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं। हाँ, वही टाइगर और लायन का मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखना, है ना। टाइगर और लायन का
अब टाइगर और लायन में समझ में आएगा, देखो कैसा। लायन का बायोलॉजिकल नाम है पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो। और टाइगर, हाँ, और टाइगर का बायोलॉजिकल नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। क्या नाम है टाइगर का बायोलॉजिकल नाम, क्या बताओ? पैंथेरा, ये क्या है? ये बच्चे अभी लेक्चर खत्म होने आया और अभी ज्वाइन कर रहे, क्या चल रहा है? वाह, स्मार्ट बच्चे। तो देखो, पैंथेरा टाइग्रिस और पैंथेरा लियो, क्या नोटिस किया आपने कि दोनों का जो पहला नाम है यानी कि जीनस नाम है पैंथेरा, वो दोनों का सेम है, पर स्पीशीज दोनों की अलग अलग है। कैसे डिसाइड किया हमने कि स्पीशीज अलग है? हाँ, है ना। लाइगर कैसा होता है? स्टेराइल होता है या होती है, जो भी है ना, तो स्टेराइल होता है। यानी कि ये दोनों नेचुरल कंडीशन में एक दूसरे के साथ इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते। लायन के साथ मेट करेगा, टाइगर के साथ मेट करेगा, लायन लायनेस के साथ, टाइगर टाइग्रेस के साथ। इसका अर्थ ये है कि ये लोग नेचुरल कंडीशन में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, अर्थात ये दोनों एक स्पीशीज के कभी नहीं कहलाए जा सकते। ये गया भेजे में गया, बोलो हाँ कि ना। क्लियर हुआ? सो ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड मीन्स मेट विद ईच अदर अंडर नेचुरल कंडीशंस टू प्रोड्यूस fertile offspring, they are called one particular species. चलो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले फटाफट। बोलो, हाँ जी बोलो। सो स्पीशीज वी विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज और थोड़ा डिटेल में। तो हमने ये देख लिया एक तो कि ये इंटरब्रीड कर सकते हैं नेचुरल कंडीशंस में और इनके ऑफस्प्रिंग फर्टाइल होते हैं, पहली बात ये होगी, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान से देखना, स्पीशीज have two types of similarities. क्या सिमिलैरिटीज होती है स्पीशीज में? देखना, पहला होता है मॉर्फोलॉजिकल। क्या होता है? बोलो मेरे साथ साथ, मॉर्फोलॉजिकल। अभी मॉर्फोलॉजिकल का मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहरी जो उनका अपीयरेंस है उसमें सिमिलैरिटी होती है। किसमें? स्पीशीज में। अब मुझे बताओ, आप लायन को देख के बता सकते हो कि ये लायन है, और टाइगर को देख के बता सकते हो कि ये टाइगर है। यानी कि सारे लायन एक जैसे दिखते हैं और सारे टाइगर एक जैसे दिखते हैं। सेम वे आप इंसान को देख के भी बता सकते हो कि ये ह्यूमन बीइंग है, ऑब्वियसली। तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, जहां पर हमको वेट नहीं करना पड़े कि अच्छा इंटरब्रीडिंग। अब आपको मैं बोलूं अच्छा ये एक टाइगर है, ये एक टाइगर है, ये दोनों को सेम स्पीशीज में डालना है, तो आप अगर ये डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो हमको वेट करना पड़ेगा। अच्छा हम वेट करेंगे सर ये दोनों टाइगर जब आपस में मेट करेंगे, जब ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, तब हम डिसीजन लेंगे कि इनको सेम स्पीशीज में डालना है कि नहीं। ये तो बेवकूफ़ी हो गई। सो सिंपल तरीका क्या है? दोनों एक जैसे दिखते हैं तो सेम स्पीशीज में डाल दो, खत्म। यानी कि उनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज है। समझ में आया बच्चों? है ना। और दूसरा है बायोलॉजिकल सिमिलैरिटीज, ये है इंटरब्रीडिंग वाला। बायोलॉजिकल यानी कि ये इंटरब्रीडिंग के लिए होता है। इंटरब्रीडिंग यानी कि वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं।
ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल यानी कि लुक्स वाइज, अपीयरेंस वाइज भी सिमिलरिटी होगी, और बायोलॉजिकल यानी कि उनकी इंटरब्रीडिंग भी आपस में पॉसिबल होगी। आई होप ये क्लियर है सभी बच्चों को। ठीक है, चलो, सो वील स्टॉप हियर फॉर टुडे।